नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मचे हुए सियासी बवाल की। जेपी, जिन्हें देश लोकनायक के नाम से जानता है, लोकनायक यानी जनता का हीरो, आखिर उन जेपी के नाम पर संग्राम क्यों छिड़ गया? आज उनकी जयंती को लेकर यूपी में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा क्यों हुआ? अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग क्यों कर दी? जब टिन का शेड लगा था तो फिर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी क्यों जाना चाहते थे? जेपी एनआईसी आखिर है क्या? आज आपको इसके बारे में एक एक डिटेल दूंगी, लेकिन सबसे पहले 4 तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जेपी एनआईसी जाना चाहते थे। उनका दावा है कि वो वहां जाकर जेपी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार पर चढ़कर जेपी की मूर्ति लेकर बाहर आ गए। अखिलेश यादव भी अपने घर से बाहर निकले और बीच सड़क पर जेपी को माल्यार्पण किया गया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही बैरिकेडिंग हटेगी वो जेपी एनआईसी जरूर जाएंगे। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया और श्रद्धांजलि दे दी। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि जब पुलिस बैरिकेडिंग हटेगी तो वो फिर जेपी एनआईसी की तरफ कूच कर जाएंगे। आखिर जेपी जयंती पर जेपी एनआईसी से क्या रिलेशन है, ये आपको बताऊंगी। लेकिन पहले अखिलेश का वो वीडियो देखें जब वो जेपी सेंटर गए थे। कल रात की ही बात है जब बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अखिलेश यादव कल रात करीब 11:15 बजे का वक्त रहा होगा जब वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। अब वो अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनके आने से पहले ही प्रशासन ने ये बड़े बड़े लंबे लंबे टीन शेड लगा दिए। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बोलकर उन टीन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा दिया। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन? अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन? अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। दरअसल अखिलेश यादव इस बार ही नहीं, पिछले साल भी जेपी एनआईसी आए थे। तब उन्हें श्रद्धांजलि के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, तो उस वक्त वो दीवार फांद कर अंदर चले गए थे, जिससे लेकर बहुत बवाल हुआ था। इस बार भी अखिलेश यादव कुछ ऐसे ही करने के मूड में थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टीन शेड लगा दी गई। हालांकि देर रात जब वो जेपी सेंटर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि जितना ऊंचा टीन शेड लगा है उसके ऊपर आखिर कौन चढ़ेगा। मैं देखने आया था कि टीन शेड लगी हो, पुलिस तो है ही नहीं यहाँ। देखने आया, अब इस पे कौन चढ़ेगा भाई? मैं देखने आया था कि टीन शेड लगी हो, पुलिस तो है ही नहीं यहाँ। देखने आया, अब इस पे कौन चढ़ेगा भाई? जेपी एनआईसी के गेट पर टीन शेड लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने शासन और प्रशासन दोनों पर हमला बोला। वहां पर मौजूद सीओ से अखिलेश यादव बोलते दिखाई दिए कि आखिर उन्हें वो कब तक रोक पाएंगे।
ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल हैं, ठीक है सीओ साहब, ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल हैं, ठीक है सीओ साहब। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर टीन शेड लगाने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंटल अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका जवाब दिया। एलडीए ने लेटर लिखकर समाजवादी पार्टी को बताया कि जीपीएनआईसी निर्माण स्थल है, जिसकी वजह से वहां पर सारा सामान फैला हुआ है। बारिश की वजह से कई जीव जंतु होने की भी संभावना है। ऐसे में प्राधिकरण ने अखिलेश यादव को प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और जीपीएनआईसी का दौरा न करने की भी अपील की। प्राधिकरण का कहना है कि वहां जाना सुरक्षित और उचित नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव वहां जाने की बात करते रहे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर और उनके घर की बैरिकेडिंग कर दी गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जीपीएनआईसी बेचने की तैयारी कर रही है, टीन शीट लगाकर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। क्या कारण है के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जीपीएनआईसी आखिर है क्या, जहां अखिलेश यादव पिछली बार फांद कर पहुंच गए थे और इस बार भी वहां जाने के लिए इतनी सियासी लड़ाई हो गई। अब आपको बताती हूँ जीपीएनआईसी आखिर है क्या। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जॉर्ज फर्नांडिस ने मुलायम सिंह यादव को इसकी सलाह दी थी कि आप एक ऐसा सेंटर बनाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जबरदस्त खरा साबित हो। गोमती नगर में स्थित है ये सेंटर। साल 2003 में मुलायम सरकार के दौरान इसे तैयार किया, तब उसकी अनुमानित लागत 150 से 175 करोड़ थी, लेकिन ये तब की बात थी, 150 से 175 करोड़। लेकिन जब इसका निर्माण शुरू हुआ, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान ही जब इसका निर्माण शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इसकी लागत कैसे बढ़ती चली गई, अगले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हूं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य सिर्फ कागज पर ही रह गया और इसके बाद उनकी सरकार चली गई। तो फिर जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, तो जीपीएनआईसी का निर्माण काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक इसका बजट 8 गुना बढ़ चुका था। कितना हो चुका था? 861 करोड़ रुपए इसका अनुमानित बजट बन गया था। लेकिन अखिलेश यादव का तो ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से 11 अक्टूबर 2016 को अखिलेश यादव ने यहाँ पे उद्घाटन का काम किया। केवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ही उद्घाटन अभी हो पाया था और प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ था। निर्माण कार्य अधूरा रह गया क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार चली गई। जीपीएनआईसी के उद्घाटन के कुछ महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी पूरी तरह से हार गई और बीजेपी की जीत हुई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। निर्माण पर करीब 880 करोड़ रुपए के खर्च किए जा चुके थे, यानी कि केवल एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितना खर्च हो चुका था? 880 करोड़ रुपए का खर्च ऑलरेडी हो चुका था। इसके बाद योगी सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए, यानी कि अब तक दरअसल ये प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं पाया है। कैंपस अभी भी निर्माणाधीन ही है।
जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को वहाँ माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली वो उठा रहे हैं, तो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। योगी सरकार का आरोप यह है कि जेपी एनआईसी के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था और इसलिए अब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। क्या क्या हुआ, कब कब हुआ और ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, ये आप देखिए। ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर में ताज होटल के पीछे शुरू कराया था। जेपी सेंटर करीब 18.64 एकड़ में फैला हुआ है। कुल 17 मंजिल की इमारत है। टॉप फ्लोर पर हेलीपैड बनाने की भी योजना थी। सोचिए कितना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की पूरी प्लानिंग थी। ओलंपिक साइज का टेनिस कोर्ट ही नहीं बल्कि ऑल वेदर स्विमिंग पूल का सपना था। मल्टीपर्पज बैडमिंटन कोर्ट की बात हुई। 880 करोड़ सोचिए केवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में लगे, लेकिन क्या क्या चीजें और होनी थी। मल्टीपर्पज कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 1000 सीट का कॉन्फ्रेंस हॉल, 2000 सीट का कन्वेंशन सेंटर से लेकर जेपी से जुड़ा हुआ बड़ा म्यूजियम जो उनकी यादों को, उनसे जुड़ी हुई मेमोरीज को वहां पर संजो कर रखे, और ओपन एयर रेस्टोरेंट के साथ साथ 117 गेस्ट रूम भी प्लान किया गया था। अखिलेश यादव इसलिए हर साल जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर ही इसी जेपी एनआईसी यानी इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर मुद्दा बनाते हैं और योगी सरकार को घेरते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है घर के बाहर और उन्हें जाने से रोक दिया गया है। कभी कभी सत्ता का मद लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है और दिमाग को गड़बड़ कर देता है। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछली साल भी नहीं जाने दिया गया था, तब तो अखिलेश कूद के चले गए थे, जयप्रकाश जी को माल्यार्पण कराए थे। इस बार उन्होंने वहाँ भी सील कर दिया पहले से, और अखिलेश जी के घर से लेके जेपीआईएनसी तक, एनआईसी तक पूरा बैरिकेडिंग कर दिया है। कोई आदमी उधर जाने ही न पाए, जबकि वो बहुत मुख्य जगह है जहाँ पर वो सेंटर है। सारी गोमती नगर और उस इलाके के लिए रास्ता ही वहीं से है। सारे ट्रैफिक को इधर उधर करके जनता को सिर्फ, अच्छा किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि जयप्रकाश जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देने के पीछे उद्देश्य क्या, कारण क्या है। जिस व्यक्ति को इस देश की सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया हो, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में जिसका कोई मुकाबला न हो, उसको उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देना। लोग तो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जयप्रकाश जी फासिस्टों के हमेशा खिलाफ रहे। ये फासिस्ट हैं, वो जयप्रकाश जी के खिलाफ अंदर से बाहर से कह नहीं सकते, क्योंकि देश और विदेश में जितना नाम है जेपी का, तो जो सुनेगा वो इस बात की आलोचना ही करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी, मुख्यमंत्री, इनके दिमाग में कोई कमी आ गई। पिछली बार भी देखा गया था, नहीं जाने दिया गया था। इस बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरा बैरिकेड, इस बार तो भारी संख्या में फोर्सेस तैनात की गई है। क्या वजह मानते हैं आप? कुछ नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। 27 के आते आते इसमें से बड़े पैमाने में तो लोग भाग जाएंगे पार्टी छोड़ के, और 27 में जनता इनको रास्ता बता देगी। तुम जयप्रकाश की की प्रतिमा पर माला नहीं डालने दे रहे हो, तो तुम इस लायक नहीं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठो। इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अखिलेश ने बनाया था, उसको बीच में ही रोक दिया। 3/4 बन चुका था, लोग जाके कहीं देख न लें कितनी शानदार जयप्रकाश जी की स्मृति में बन रहा था, तो क्यों रोका है?
उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। और एक आखिरी सवाल है, यूपी में उपचुनाव भी है, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस नाराज बताई जा रही है, हम 5 पे लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के जहाँ 500 वोट हैं और हमारे 60,000 वोट हैं, वहाँ भी वही मांगेगी, तो कौन मान लेगा, है ना। दरअसल जेपी जयंती को लेकर जो सियासी क्लेश मचा हुआ है, उसकी असली कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। अखिलेश यादव पर लोकसभा चुनाव जैसा ही परफॉर्मेंस दोहराने का प्रेशर है। लेकिन जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद अखिलेश यादव को लगने लगा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना जरूरी है। इसलिए माना जा रहा है कि कल रात वो जेपी इंटरनेशनल सेंटर गए। वहां उन्होंने टीन शेड लगा देखा। फिर जब प्रशासन ने वहां जाने से रोका तो उन्होंने जेपी सेंटर जाने के बजाय जेपी की मूर्ति मंगवाई और सड़क पर ही उन्हें श्रद्धांजलि दे दी। इसके जरिए उन्होंने एक और लोगों का अटेंशन तो खींच ही लिया, कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम कर दिया। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले वो जेपी सेंटर पहुंचे थे। वहां पर फांद कर वो अंदर चले गए थे और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। कहा जा रहा है कि इसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आया था और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में हुआ और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, तो जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई क्रांति पैदा करना पड़ेगी। जेपी जयंती के बहाने अखिलेश यादव ने एनडीए में भी फूट डालने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार का नाम लिया और उनसे केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी। दरअसल इसके जरिए वो बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि जेपी को नीतीश और नीतीश के साथ साथ लालू का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जेपी आंदोलन की ही उपज है। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की आज 122वीं जयंती है। जयप्रकाश नारायण जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, 1974 में उन्होंने इंदिरा सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने देश में पहली बार 1975 में इमरजेंसी घोषित की थी। इसके बाद जेपी ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया था और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। बहुत ही करारी हार हुई थी। 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया था। 1975 के आंदोलन के समय ही नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण से जुड़ गए थे। इसलिए अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार का नाम लिया और एनडीए में फूट डालने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, उनसे समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव ने नीतीश को बीजेपी से समर्थन वापस लेने की सलाह दी, तो जेडीयू ने भी सपा प्रमुख को जवाब दिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने सपा प्रमुख को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। राजीव रंजन ने कहा कि अगर अखिलेश जी ने लेश मात्र जेपी का अनुसरण किया होता तो समाजवादी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा नहीं होता। नीतीश कुमार जो कि जेपी के शिष्य रहे हैं, उनको साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए, आज ये एक बेहद अहम सवाल है कि क्या महापुरुषों को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद आपकी जिम्मेदारियों की इतिश्री हो जाती है। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो 1974 से 77 का
व्यवस्था परिवर्तन, परिवारवाद, वंशवाद, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो संपूर्ण क्रांति की उनकी अवधारणा थी, पूरे देश में हजारों लोग जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। अब ये महज संयोग ही है कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, तो आज देश भर में नवरात्र भी मनाई जा रही है। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जा रही है, इसलिए अखिलेश यादव ने नवरात्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मानती है और मनाती है, लेकिन योगी सरकार लोगों को नवरात्र भी नहीं मनाने दे रही। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकते। आपने सुना अखिलेश यादव योगी पर क्या आरोप लगा रहे हैं। योगी को पूजा विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त अखिलेश यादव योगी पर यह आरोप लगा रहे थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे, ये तस्वीर भी देखिए। जिस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर घमासान मचा हुआ था, उस वक्त योगी गोरखपुर में मातृशक्ति की आराधना में व्यस्त थे। योगी ने आज शारदीय नवरात्र की नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया। सभी 9 कन्याओं के बारी बारी से पांव धोए, उनके माथे पर रोली चंदन, दही, अक्षत और शक्तिपीठ की वेदी पर उगाई गई जई का तिलक किया और फिर माला पहनाकर चुनरी उड़ाने के बाद कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया। पांव पखारने के बाद योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं की आरती उतारी, फिर खुद अपने हाथों से कन्या भोज कराने और दक्षिणा देने के बाद उन्हें विदा किया। योगी ने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया है, ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। सीएम बनने के बाद भी वो हर साल गोरखपुर में ही कन्या पूजन करते आ रहे हैं। योगी ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है, वही समाज समृद्ध होता है। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। आज पूरी दुनिया में हिंदू शक्ति उत्सव मना रहे हैं। आदि शक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना हो रही है, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक महापाप हो गया। बांग्लादेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद एक बार फिर वहां के हिंदुओं और उनके मंदिरों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एक साथ 2 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। एक तस्वीर साल 2021 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे।
इस दौरान उन्होंने वहां के प्राचीन जोगेश्वरी मंदिर में सोने की परत चढ़ा हुआ एक मुकुट भेंट किया था। दूसरी तस्वीर कल की है, जब उसी मंदिर में एक चोर दाखिल हुआ और देवी काली के सिर से प्रधानमंत्री ने जो गिफ्ट किया था मुकुट, जो चढ़ाया था मुकुट, वो चुराकर वहां से भाग गया। मैं आपको इस मंदिर के बारे में भी बताऊंगी, मंदिर को लेकर हिंदुओं में क्या मान्यता है, हिंदुओं के लिए मंदिर कितना इम्पोर्टेंट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर दर्शन करने गए थे तो किस मंशा के साथ गए थे। लेकिन पहले चोरी की जो वारदात मंदिर के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है वो देखिए। कैसे एक चोर मंदिर में घुसा, आराम से माता काली की प्रतिमा के ऊपर से मुकुट चुराया और वहां से 9-11 हो गया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वो दिन भर की पूजा करने के बाद दोपहर करीब 2 बजे मंदिर से चले गए। इसके कुछ देर के बाद मंदिर के सफाई कर्मचारी परिसर की सफाई करने आए तो उन्होंने देखा कि देवी के शीश से मुकुट गायब था। बांग्लादेश में देवी काली के मंदिर से मुकुट चोरी होने की घटना उस वक्त हुई जब वहां पर दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। पहले से ही हिंदू घबराए हुए हैं, उन्हें मंदिरों और मंडपों में कट्टरपंथियों के हमले का डर सता रहा है और अब मंदिर से मुकुट का चोरी होना, इसे प्रधानमंत्री मोदी ने भेंट किया था, वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नरेंद्र मोदी 27 मार्च 2021 को चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सतखीरा जिले के शक्तिपीठ का दर्शन किया, मंदिर में माता काली की पूजा अर्चना की, अपने हाथ से सोने की परत चढ़ा हुआ चांदी का मुकुट पहनाया। लेकिन कल चोर ने उस मुकुट को चुरा लिया। भारत सरकार की तरफ से उस घटना पर संज्ञान लिया गया है। भारत ने बांग्लादेश से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार जांच और एक्शन की बात कर रही है, लेकिन अभी तक ना चोर पकड़ा गया ना मुकुट बरामद हुआ। मंदिर से मुकुट चोरी करने वाला शख्स कौन था? क्या इसका बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से कोई कनेक्शन है? क्या ये शख्स कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी से तो नहीं जुड़ा हुआ है? सवाल ये भी कि जोगेश्वरी मंदिर से गायब मुकुट कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? बांग्लादेश के हालात को देखते हुए कुछ भी कहना अभी के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मंदिर कहाँ है और हिंदुओं के लिए आस्था का कितना बड़ा केंद्र है। जिस मंदिर से मुकुट चोरी हुआ वो बांग्लादेश के सतखीरा जिले के ईश्वरीपुर में है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनारी नाम के एक ब्राह्मण ने करवाया था। उन्होंने जशोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर बनवाया था। बाद में 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और फिर राजा प्रतापादित्य ने 16वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये भारत के साथ ही पड़ोसी देशों में फैले हुए 51 शक्तिपीठों में से एक रूप में प्रतिष्ठित है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। उमर अब्दुल्ला नए कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उनकी सरकार का एजेंडा क्या होगा? क्योंकि उमर पहले भी सीएम रह चुके हैं, लेकिन इस बार नया कश्मीर है। इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से बात की हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। 4 जून और 8 अक्टूबर ये 2 ऐसी डेट हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या कहना है इस पर? कितनी शानदार जीत आप इसे मानते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी बड़ी जीत के तौर पर ये सामने आएगा? देखिए, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का सवाल है, कोई नहीं कह सकता है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। हमने मेहनत की और लोगों ने एतमाद किया। उस एतमाद से हमें इतनी सीटें मिली हैं, बहुमत मिली है। मैं समझता हूँ इसमें खुदा का भी मदद है उसकी, और लोगों की समझ भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको इस मुश्किल से निकाल सकती है जो आज हमारी रियासत में है। सर, आपने कहा जम्मू कश्मीर ताज है। इस ताज के लिए आपको स्टेटहुड या जैसे आपके घोषणा पत्र में रोजगार और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आर्टिकल 370 का जिक्र था। इन दोनों मसलों पर खासतौर पे अगर आप बता पाएं कि क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपसे कहूँ 370 को वापस लाना बहुत लंबी चीज़ है, मगर स्टेटहुड का वादा तो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है।
प्रधानमंत्री ने किया है, सुप्रीम कोर्ट में किया है। हम उम्मीद करेंगे वो जल्दी जल्द इसको दे सकें और हम हुकूमत चला सकें। उसके बगैर ये हुकूमत चलेगी नहीं जब तक दिल्ली भी हमारे साथ ताउन नहीं करेगी। उन्हें यह समझना चाहिए कि इस रियासत को बचाना बहुत ज़रूरी है और अगर इस क्राउन को चमकाना है तो उसके लिए दिल्ली हर वक्त साथ रहना चाहिए। उन्होंने 96 में हमें मदद की, जबकि गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे, हम खड़े हो गए, मुकाबला किया, हमारे वर्कर्स मारे गए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर मारा गया, मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने झंडे को गिरने नहीं दिया, हमने झंडे को ऊंचा रखा और भारत को मजबूत किया। तब जबकि दिल्ली में देवे गौड़ा जी की हुकूमत थी, उनने भरपूर मदद की हमें कि हम इस रियासत को रेल पे ला सकें। 2002 में उसका आपने देखा कि सब पार्टियां फिर निकली अपना प्रोग्राम सामने रख के और इलेक्शन हुआ उस वक्त भी। इसलिए आज भी हम ये उम्मीद करेंगे कि दिल्ली बहुत जल्दी स्टेटहुड में दे देगी और हम काम कर रहे हैं। सर, ये भी नैरेटिव डाला गया चुनावों के टाइम पर भी और कई बड़े नेता हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर सरकार नहीं बनती, फेवरेबल सरकार नहीं बनती तो उसमें आतंकवाद, स्टोन पेल्टिंग और जो पहले बंद हो गया था वो दोबारा से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। किसने कहा? ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना। बंदूकें तो तभी चलेंगे ना जब दिल्ली और हमारा एतमाद नहीं होगा, तभी चलेंगी, तभी लोगों में वो नफरत पैदा होगी, नहीं तो नहीं चलेंगे। लोग अब उससे दूर बहुत हो गए हैं। हमें ऐसी बातें करना नहीं चाहिए। क्यों डराते हैं हम लोगों को कि आएगा? नहीं आएगा। क्या आया? नहीं आएगा। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोजगार के बारे में आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, उसके अलावा बाकी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे कहा था, अब सरकार आपकी बनने जा रही है, उमर साहब शपथ लेंगे तो जाहिर सी बात है सभी लोग या एमएलएज आपके पास आएंगे कि हमें ये काम करना है, लेकिन जो एलजी और आपके बीच जो इस समय पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सब खत्म हो जाएगा जब दिल्ली स्टेटहुड दे दी। इसलिए तो मैं कहता हूँ दिल्ली को स्टेटहुड फौरन देना चाहिए कि रियासत काम कर सके, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो सकें, डेवलपमेंट हो सके, जम्मू कश्मीर आगे चल सके। ये जरूरी है। सर, कांग्रेस का आप क्या भविष्य देख रहे हैं अपने साथ, क्योंकि सीट्स बहुत कम आई हैं, उसके बाद आपने हरियाणा का भी चुनाव देख ही लिया, तो आपका इस पे क्या एनालिसिस है? आपको लगता है कि अगर अलग लड़े होते, इंडिया अलायंस के साथ नहीं होते, तो और सीट्स आ सकती थी या कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए इस समय? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तब भी यही कहा था जब वीपी सिंह जी हुकूमत में आए थे और हमारा राजीव गांधी के साथ था। मैं ह्यूस्टन में था और मैं इलाज करा रहा था। मैंने वहाँ बेड से कहा कि हुकूमत और हुकूमत का रिश्ता अलग होता है और जमातों का रिश्ता अलग होता है। हमारा रिश्ता इंडिया गठबंधन से है, वो ख़त्म नहीं होगा, और हमारा रिश्ता रियासत और हुकूमत का अलग होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है थोड़ा जो टॉप लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी या बाकी लोग, उनको थोड़ा और जम्मू पे एम्फेसिस देना था कि जो सिचुएशन है वो और बदल सकती थी? अभी 4 जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने जरूर आपको समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो जाती है आपके साथ। अब ये सब हम लोग इस वक्त इस पे बहस करें तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। हम उसको भूल जाएं और आगे चलें, आगे और मजबूती करें कि लोगों में जा सके, लोगों में अपने प्रोग्राम को पहुंचा सके, लोगों में जो गलतफहमियां उनको दूर कर सके। ये अब हमारा काम है। हमने बुरा नहीं किया है। जो हमारे लोग हार भी गए हैं, उन्हें 14-14 हज़ार, 15-15 हज़ार वोट लिए हैं, तो वो लोग तो थे जो हमारे साथ हैं। तो इसलिए ये कहना कि क्या काम करते ये होता, वो तो अब बात की बात है। अब तो वो चीज तो खत्म हो गई, अब तो हमें आगे चलना है। चुनाव के टाइम पर बहुत सारी बातें कही गई थी, कहा गया था कि अगर एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो जश्न पाकिस्तान में होगा। इस समय एस जयशंकर एससीओ मीटिंग के लिए खुद जा रहे हैं, स्वागत करते हैं आप इसका? मैंने हर वक्त स्वागत किया है। जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान नफरतें छोड़ देगा, मुझे वाजपेयी जी का बात याद आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, ज़्यादा तेजी से तरक्की करेंगे।
दोस्ती में नहीं रहेंगे तो दोनों मुल्क जो है पीछे हो जाएंगे तरक्की में। वही चीज़ मैं इनसे कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अब ये सब चीज़ें भूल के आगे चलेगा और हिंदुस्तान के हाथ को पकड़ के अपनी तरक्की को और आगे ले जाएगा। सर, स्टेटहुड का जिक्र आपने किया और बहुत बेबाकी से किया। क्या लगता है आपको कितना टाइम लगभग लग जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के साथ ये एक बहुत बड़ा सिचुएशनशिप होगा केंद्र सरकार का। उसके अलावा जो मुझे उम्मीद है उमर जाएंगे शपथ लेने के बाद और इनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आ जाए कि आगे चल सकें। अगर वो भी तो चाहते हैं कि कश्मीर तरक्की करे। अगर कश्मीर तरक्की नहीं करेगा तो भारत कैसे तरक्की करेगा? कोई भी अंग भारत का कमज़ोर रह जाएगा तो भारत मजबूत नहीं हो सकता। सर, जब तख्ते सुलेमान और कोहे मारन की बात आप कर रहे हैं, शंकराचार्य है तख्ते सुलेमान पे रोपवे से जोड़ेंगे, ये नाम बदलना ठीक है? इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। अब आपकी सरकार बन किसने गई। ये नाम लाया था? हमें तो नहीं लाया था, ये बीजेपी वालों ने लाया था। उनने ये नफरत तो उन्होंने फैलाई ना। हमने तो नहीं कहा कि कोई नाम बदलने वाला है। नाम बदलने वाले तो वही हैं। उन्हें कहा नहीं नाम बदलाए। हमने कोई नाम नहीं बदलाया ना। हमारा यह है कि नाम बदलाएंगे। क्यों बदलाएंगे? सदियों से ये हरि पर्वत था, सदियों से ये तख्ते सुलेमान किसी ने नहीं कहा। फिर क्या है ये गलत फहमियाँ लोगों में फैलाना है ना, इसलिए नफरत के लिए, वोट के लिए। हम वोट के लिए नफरत नहीं फैलाना चाहते। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। अब जम्मू से आपको जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम हुआ है, और आप जम्मू के लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार बनने जा रही है और एक बहुत ही निर्णायक समय है, खासतौर पे जम्मू के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। हमने जम्मू को भी उसी तरह दिल से लगाना है जैसे हम कश्मीर को लगाएंगे। ये दो आंखें हैं। अगर एक आंख कमज़ोर हो गई तो इंसान पूरा नहीं है। एक बाजू कमज़ोर हो गया तो इंसान पूरा नहीं है। एक टांग बैठ गई तो इंसान पूरा नहीं है। इसलिए जम्मू को भी हमने उतना ही मोहब्बत से आगे चलाना है, नफ़रतें दूर करनी है और उनके डेवलपमेंट को आगे ले जाना है। वहाँ भी बच्चे बेकार हैं, वहाँ भी सब जो ठेके हैं वो बाहर वालों को दिए गए हैं। वहाँ ज़मीनें उनके जा रही हैं। क्या वो लोग नहीं देख रहे हैं उन पर कितना अजाब हो रहा है? एक रेत का चमचा नहीं निकाल सकते। अभी सांबा में वहाँ पे उन्होंने वो अपने घर के लिए कुछ रेत निकाल रहे थे। टीएसपी आया, उसने सीधा गोली चलाई, ना कोई मैजिस्ट्रेट ना कुछ। और एक बच्चे को, मुझे नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं है, 22 साल का, उसको गोली मार दी। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के खिलाफ हमने लड़ना है। यहाँ लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को सांस लेने का मौका मिलना चाहिए आज़ादी का। 5 सालों में विकास या फिर टेररिज्म में कमी, ये सब नहीं हुआ आपको लगता है? साहब, मैंने कब कहा? और टेररिज्म तो आज भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि 370 जिम्मेवार है, फिर आज तो 370 है नहीं। टेररिज्म कहाँ से आया और खासकर जम्मू में क्यों आया? इसका कोई वजह होगी। हम नहीं जिम्मेवार हैं इसके। और ये टेररिज्म मैं नहीं कहता ये बंद होगा, क्योंकि हमारा नेबर ही भेज रहा है। हमने सारी फौज लगा दी है बॉर्डर पे, फिर भी ये आ रहा है। हमारे लिए तो यही मुश्किल है। तो ये हमारे साथ फारूक साहब थे, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। हम सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।